फ्रॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं आईएफआरएस और चैप्टर नंबर 3 इज ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है इन यूजी 11th में किया है, टीवाई में भी हम लोग ने किया हुआ है। बराबर, हम लोग को मटेरियल कॉस्टिंग था, उसमें फीफो वेटेड एवरेज कर चुके हैं, कॉस्ट के साथ क्या क्या आना चाहिए क्या क्या नहीं आना चाहिए वो हम लोग ने देखा हुआ है। बट देन टू वापस आईएफआरएस में भी है, तो लेट अस गो थ्रू इट एट अ ग्लांस। अभी यहाँ पे वीडियो में ज्यादा लंबे नहीं खींचूंगा, फटाफट कर लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को आता है। तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या सर? इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक कितने हो सकते हैं? रॉ मटेरियल का हो सकता है, हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, हो सकता है। फिनिश गुड्स का हो सकता है, हो सकता है। बराबर है। एक मिनट, हाँ लफड़ा हो गया। हाँ बराबर। सो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीन अलग अलग अपने पास स्टोर्स या स्टॉक्स हो सकते हैं। बराबर। तो इन्वेंट्री में ये तीनों आता है। तो इन्वेंट्रीज आर द असेट्स हेल्ड फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि फिनिश गुड्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूमर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग सर्विसेज यानी कि रॉ मटेरियल। बराबर। तो इन्वेंट्री में ये तीनों आते हैं। तो करंट असेट्स कौन गिना जाएगा? गुड्स परचेस एंड हेल्ड फॉर रीसेल, मर्चेंडाइज परचेस बाय ट्रेडर एंड हेल्ड फॉर रीसेल। नॉन करंट में कौन पकड़ा जाएगा? प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल। बराबर है। माल बेचने के लिए आपको गोडाउन लगता है, तो गोडाउन आपका नॉन करंट असेट्स है, माल के लिए ही है, लेकिन वो फिक्स असेट्स है। बराबर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अपने को वो देखना है क्या गोडाउन का रेंट कितना, डेप्रिसिएशन कितना, नहीं, स्टॉक कितने पे वैल्यू होने वाला है वो देखना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंटरीज, to decide cost of inventories, its subsequent recognition as an expense, to provide guidance for the cost of formulas which are used to assign cost of inventories। बराबर। मटेरियल कंज्यूम्ड आपका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। बराबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला क्या है आपका? सेम। बराबर है। तो वही चीज अगर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है या ओपनिंग स्टॉक कितना था वो ढूंढना है, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स। तो मिल गया। अलग अलग फॉर्मूलाज आप लोग बचपन में सीखे हुए हो। बराबर है। स्कोप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाइज टू ऑल इन्वेंटरीज एक्सेप्ट 115, 109 एंड 32 एंड 41। तो ये क्या है? आप लोग ने प्रीवियस टॉपिक में देखे हैं, मैंने आपको बोला था कि वो 17 और 20 41 जो है वो, तो उसमें आप लोग देख लेना, वापस एक बार रिकॉल कर लेना। लिखा तो ये सबने नोट भी किया ना, मैंने बोला था कि वीडियो देखने के बाद पढ़ो और उसको समझ के लो। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एज पर द स्टैंडर्ड इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। बराबर है। तो फिनिश गुड्स कॉस्ट और एनआरवी, वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट और एनआरवी, रॉ मटेरियल इफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, मटेरियल को भी कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, और अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे वैल्यूड है तो मटेरियल को देखेंगे कि उसका एनआरवी क्या है और अपना कॉस्ट कितना है, विच एवर इज लोअर। बराबर। यही फंडा अपने पास नॉर्मली चलता है। कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या है? तो यू हैव कॉस्ट ऑफ परचेस, मटेरियल लाने का, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का, और अदर कॉस्ट कुछ भी अगर गया है तो। प्रोडक्ट कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ परचेस, cost of purchase include what? Only the price of the material? No, price of the material plus duties plus charges plus whatever I am paying over there plus the transportation cost, the loading, the unloading, everything comes under the cost of material। बराबर है। कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, रॉ मटेरियल का अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? लेबर एंड अदर ओवरहेड्स। बराबर है। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट कुछ भी जो भी उसके साथ दिया हुआ है वो। कॉस्ट एक्सक्लूडेड, कौन सी चीजें नहीं आती मटेरियल के कॉस्ट में? तो वेस्टेड मटेरियल गया। बराबर है। लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, एबनॉर्मल अमाउंट्स जो होती है वो। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी इन प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। सपोजिंगली यू आर डीलिंग इन आइसक्रीम, करेक्ट,
कैन यू कीप आइसक्रीम इन द रैक्स? नो, उसके लिए आपको स्टोरेज बनाना ही पड़ेगा अलग से। हाँ, तो दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ योर मटेरियल इटसेल्फ। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगा क्या मटेरियल में? नहीं, जो बेचने में है वो ना। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां तक लिया था? सिर्फ प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट आया, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आया, है ना। फैक्ट्री कॉस्ट तक जो है वो फिनिश गुड्स का है, बराबर। दिस डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द bring inventory to their price and location and condition. सेलिंग ओवरहेड्स वो तो जितना बेचेंगे उसके ऊपर है, माल बनने के बाद की चीज है ना, बराबर। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है तो ऑलरेडी सेड, बराबर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? कितने में आज की तारीख में बेच सकते हैं, राइट। As per AS2, inventories are valued at lower of the cost or net realizable value. The principle of net realizable value is based on the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realized from their sale. Cost of inventories may not be recoverable for various reasons. Inventories are damaged, ये एक हो सकता है। Inventories becomes obsolete, आउटडेटेड हो गई, मार्केट प्राइस कम हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बराबर। एस्टिमेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे किया जाता है? नेट रियलाइजेबल, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी ऑफ द मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स is estimated as under. If finished product is which raw material and supplies used is sold at cost or above cost, then estimated realizable value of raw material and supplies is considered more than its cost. Goods will be valued at cost. If finished goods in which raw material and supplies used is sold below cost, then the estimated realizable value of raw material and supplies is equal to replacement of price of material or supplies. Goods will be valued at net present value. Okay. Comparison between cost and realizable value तो वही करना है, और whichever is less हम लोग को उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना है। इन्वेंट्री एज अ क्वालिफाइंग असेट, इन्वेंट्री एज अ नॉन क्वालिफाइंग असेट। तो आपने इसको देखा हुआ है, क्वालिफाइंग असेट क्या है, नॉन क्वालिफाइंग असेट क्या है लास्ट ईयर कॉस्ट में, राइट। तो क्राइटेरिया, असेट्स टेक सब्सटेंशियल पीरियड टू टाइम गेट रेडी फॉर द सेल्स, बराबर। बिल्डिंग एक दिन में बन जाती है क्या? नहीं। एक साल में बन जाती है क्या? नहीं, टाइम लगता है। सो दैट इज क्वालिफाइंग assets, and subsequently as and when it is increasing I am consuming the materials, right? Asset is ready for sale or product in short time. अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है और ये पीरियड कॉस्ट है। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट, ये कैपिटलाइज है और वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। कंडीशंस, अलाउ ओनली लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, एजिंग ऑफ स्पिरिट्स, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट इन्वेंटरीज। टेक्निक्स, तो फीफो वेटेड एवरेज आप सीखे हो, बराबर है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है आपने जाना हुआ है, रिटेल इन्वेंट्री मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, बराबर। नॉन ऑर्डिनरी मेथड में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कुछ फॉर्मेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। एज पर AS2 हिस्टोरिकल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स एन एप्रोप्रिएशन कॉम्बिनेशन कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेस में वही सारी चीजें, बराबर। पवन उड़ावे बत्तियां, ये टूल या किटी कुछ गलती से आ गया, यहाँ पे गड़बड़ हुई है समथिंग, ओके, इग्नोर। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार होना, अदर कॉस्ट, राइट। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी अवेयर। ये डायग्राम तो इग्नोर ही करना, ये कंफ्यूजिंग वाला डायग्राम है, ओके। मेरिट्स क्या है फीफो के? सिंपल है, लॉजिकल है, सुटेबल है, पॉपुलर है, नो अनरियलाइज प्रॉफिट्स है, अमाउंट आप कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हो, यूजफुल है, कन्वीनियंट भी है। डीमेरिट्स क्या है? कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि प्राइस लॉस फ्लक्चुएट हो रहा है, ओल्ड वैल्यू है, आज की तारीख में तो वैल्यू चेंज हो गया ना, नॉट सुटेबल इन राइजिंग प्राइसेस एंड डिफरेंट कॉस्ट। फिर दूसरा मेथड कौन सा है अपना? वेटेड एवरेज। अब एप्लीकेबिलिटी आप लोग पढ़ लेना, थैंक यू, समझा, यस, फाइंडिंग इट इजी,
कुछ कमेंट मारो, कुछ लाइक करो, कुछ इंटरेक्शन रखो, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. अकॉर्डिंगली आई विल change the pattern of teaching. Yes, thank you. From part